नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेयर ऑफ कैस्टरविज में। चैप्टर 37 तक हमने किया था। 38 से अब हमको स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसीडिंग्स हैड बीन ब्रीफ टू यूसेटा, whom an intoxicating well just had fairly mastered। तो ये जो प्रोसीडिंग्स थी हमने लास्ट चैप्टर में जो देखी थी, कौन सी प्रोसीडिंग्स? वो शाही व्यक्ति के यहाँ पे आने की और आधे घंटे रुकने वाली। तो वो कार्यवाही यूसेटा के लिए काफी संक्षिप्त थी, बहुत संक्षिप्त, जिस पर एक मादक, एक नशीला वेल्टलस्ट ने काफी हद तक काबू पा लिया था। वेल्टलस्ट क्या होता है? देखिए, वेल्टलस्ट जो है ना, ये जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सांसारिक सुख। तो ये जो कार्रवाई हुई थी, शाही व्यक्ति का आना, उन सब से मिलना, लूसेटा और डोनाल्ड से मिलना, इस एक कार्यवाही ने लूसेटा के जो नशीला सांसारिक सुख है उसको काफी हद तक बढ़ा दिया था। लूसेटा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि एक इतना अच्छा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। बट दे हैड ब्रॉट हैव ए ग्रेट ट्रम्फ नेवरदलेस। लेकिन फिर भी उस इंसिडेंट ने उन्हें एक बड़ी जीत दिलाई थी। द शेक ऑफ द रॉयल हैंड स्टिल लिंगर्ड इन हर फिंगर्स। उस शाही व्यक्ति का हाथ मिलाना अभी भी उसकी उंगलियों में था, मतलब वो एहसास अभी भी फिंगर्स में है लूसेटा की में। एंड द चिट चैट शी हैड ओवरहर्ड दैट हर हस्बैंड माइट पॉसिबली रिसीव द ऑनर ऑफ नाइटहुड, दो आइडल टू ए डिग्री, सीम्ड नॉट द वाइल्डेस्ट विजन। और जो गपशप, जो चिटचैट उसने सुनी थी कि उसके पति को संभावना ऐसी है कि नाइटहुड का सम्मान मिल सकता है, हालांकि वो चीज कुछ हद तक बेकार थी, फिर भी लूसेटा को वो एक अजीब सपना नहीं लग रहा था। स्ट्रेंजर थिंग्स हैड अकर्ड टू मैन सो गुड एंड कैप्टिवेटिंग एज हर स्कॉचमैन वाज। उसके स्कॉचमैन जैसे, मतलब डोनाल्ड के जैसे अच्छे और आकर्षक पुरुषों के साथ में अजीब सी चीजें घटित हुई थी। अब कौन सा सम्मान मिलने वाला है डोनाल्ड को? ऐसी संभावना है कि ऑनर ऑफ नाइटहुड ये सम्मान मिलने वाला है। After the collision with the mayor, Henchard had withdrawn behind the ladies' stand, and there he stood regarding with a stare of abstraction the spot on the lapel of his coat where Farfrae's hand had seized it। तो मेयर से टकराव के बाद हैंचर्ड महिलाओं के स्टैंड के पीछे चला गया और वहां पर खड़ा रहा। अपना जो कोट का लेपल है उस पर वो उस जगह को देख रहा था जहां फायरफ्रे के हाथ ने उसे पकड़ लिया था। कोट का लेपल मतलब कॉलर, वो हिस्सा। जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? कॉलर पकड़ते हैं, गर्दन पे हाथ डालते हैं ना। तो इसी तरीके से हेंचर्ड को किससे पकड़ा था? डोनाल्ड ने कॉलर से पकड़ा था और उसको पीछे खींच लिया था। He put his own hand there, as if he could hardly realize such an outrage from one whom it had once been his wont to treat with ardent generosity। उसने अपना हाथ वहां पर रखा जैसे कि वो शायद ही उस व्यक्ति के इस तरह के अपमान का एहसास कर सकता था जिसके साथ वो कभी बहुत उत्साह से भरी हुई उदारता से आया करता था। आर्डेंट जेनरोसिटी का मतलब होता है उत्साह से भरी हुई उदारता। तो हेनचर्ड को काफी मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैंने कभी इतने प्रेम प्यार से व्यवहार किया था, वो व्यक्ति मेरे साथ आज ऐसा किया है कि उसने मुझे कॉलर से पकड़ के पीछे खींच दिया है। हेनचर्ड को काफी अविश्वसनीय और दुखद लग रही थी ये चीज। वाइल पॉजिंग in this half stupefied state, the conversation of Lucetta with the other ladies reached his ears, and he distinctly heard her deny that he had assisted Donald, that he was anything more than a common journeyman। तो इस आधे से मूर्ख बनते हुई अवस्था में रुकते समय लूसेटा और अन्य महिलाओं की बातचीत हैंचर्ड के कानों तक पहुंची, और हैंचर्ड ने लूसेटा को स्पष्ट रूप से उन महिलाओं से इनकार करते हुए सुना था। किस बात से इनकार करते हुए? कि कभी हैंचर्ड ने डोनाल्ड की सहायता की थी, उसके लिए आज वो एक साधारण यात्री, सिंपल जर्नीमैन से ज्यादा कुछ भी नहीं था। He moved on homeward and met Job in the archway to the bull stake. So you have had a snub, said Job। तो वो घर की ओर बढ़ा और जो बुल स्टेक था जहां पर बैलों को बांधा जाता था, उसके पास जो आर्कवे था, मेहराब था, वहां पे जोब से मिला। और जोब ने उससे कहा कि अच्छा, तो तुमको बदनामी मिली है। एंड वॉट इफ आई हैव आंसर्ड हैंचर्ड स्टर्नली। और हैंचर्ड ने बहुत सख्ती से उत्तर दिया कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो? वाई?
I have had one too, so we are both under the same cold shade. He briefly related his attempt to win Rosita's intercession. तो उसने लूसेटा की मध्यस्थता जीतने के अपने प्रयास के बारे में संक्षेप में बताया। और वो कहता है, जो जॉब है, क्यों भाई, मेरे पास भी एक ऐसा ही अनुभव है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ है। इसलिए हम दोनों अंडर द कोल्ड शेड हैं, मतलब ठंडी छाया के नीचे नहीं। इसका मतलब है कि हम दोनों सेम ही परिस्थितियों में हैं, कि इसी तरीके का व्यवहार एक बार जोसेटा ने मेरे साथ भी किया था, जो आज तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो आज हम दोनों सेम सिचुएशन में आ गए हैं। हैंचर्ड merely heard his story without taking it deeply in. हैंचर्ड ने केवल उसकी कहानी सुनाई, उसे गहराई से नहीं समझा। His own relation to Firefly and Lucetta overshadowed all kindred ones. फायरफ्रे और लूसेटा का साथ फायरफ्रे और लूसेटा के साथ हैंचर्ड का अपना रिश्ता उसके बाकी सभी रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। He went on saying brokenly to himself, she had supplicated to me in her time. उसने अपने समय में, मतलब आगे वो सोच रहा है इस बात को, जो हैंचर्ड है अपने आप से काफी टूट कर कह रहा है। सेइंग ब्रोकनली मतलब अपनी भावनाओं में काफी टूटा हुआ है। और वो कहता है इस बात को कि उसने अपने समय में मुझसे प्रार्थना की थी, सप्लिकेट किया था। एंड नाउ हर टंग वोंट ऑन मी नॉर हर आईज सी मी। और अब उसकी जो जुबान है वो भी मुझे अपना नहीं मानती, और ना ही उसकी आंखें मुझे देखती हैं। एंड ही, हाउ एंग्री ही लुक्ड, और वो कितना गुस्से में लग रहा था। कौन? डोनाल्ड। He drove me back as if I were a bull breaking fence. उसने मुझे इस तरीके से वापस खदेड़ दिया जैसे मैं कोई बाड़ तोड़ने वाला बैल होऊंगा। आई टुक इट लाइक अ लैम्ब। और मैंने इसको कैसे महसूस किया है? एक भेड़ की तरह, मेमने की तरह। फॉर आई सॉ इट कुड नॉट बी सेटल देयर। क्योंकि मैंने समझ गया था, या मैंने देखा था, कि इस चीज को वहां पे सेटल नहीं किया जा सकता। ही कैन रब ब्राइन ऑन ए ग्रीन वुंड। वो हरे घाव के ऊपर क्या लगा सकता है, क्या रब कर सकता है? ब्राइन। ब्राइन बोलते हैं नमकीन पानी को, नमक से भरा हुआ लिक्विड। मतलब वो मेरे हरे घाव पे नमक लगा सकता है। ही शैल पे फॉर इट एंड ही शैल बी सॉरी। लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे पछताना पड़ेगा। इट मस्ट केम टू ए टसल, फेस टू फेस। एक संघर्ष की स्थिति में हम दोनों जब आमने सामने आएंगे, एंड देन वी विल सी हाउ ए कॉक्सकॉम्ब कैन फ्रंट अ मैन। और फिर हम देखेंगे कि एक मूर्ख आदमी मेरा सामना कैसे कर सकता है। फ्रंट ए मैन मतलब मैं हूं वो आदमी, और कॉक्सकॉम्ब मतलब मूर्ख आदमी कैसे मेरा सामना कर सकता है। Without further reflection, the fallen merchant, bent on some wild purpose, ate a hasty dinner and went forth to find Farfrae. इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे, किसी जंगली इरादे से गिरे हुए उस व्यापारी ने, किसने? माइकल हेंचर ने जल्दबाजी में खाना खाया और फिर डोनाल्ड फारफ्रे को ढूंढने निकल गया। आफ्टर बीइंग इंजर्ड बाय हिम एज अ राइवल and snubbed by him as a journeyman, the crowing degradation had been reserved for this day, that he should be shaken at the collar by him as a vagabond in the face of the whole town। एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसके द्वारा घायल किए जाने के बाद, किसके द्वारा? डोनाल्ड के द्वारा घायल किए जाने के बाद, और एक यात्री के रूप में उसके द्वारा तिरस्कृत, अपमानित किए जाने के बाद, इस दिन के लिए सबसे बड़ा जो अपमान था वो सुरक्षित था। कौन सा अपमान? कि वो पूरे शहर के सामने एक आवारा के रूप में उसका कॉलर खींचेगा। मतलब अभी भी हैंचर्ड ये सोच रहा है कि है ना, उसने मेरे साथ दो चीजें तो बुरी कर दी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा अपमान बाकी है। कौन सा अपमान और वो कर सकता है मेरे साथ में? कि एक तो उसने क्या किया है, एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसने मुझे घायल किया है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। एक यात्री के रूप में उसने मुझे अपमानित किया है। और अभी भी एक चीज बची है, वो क्या है? कि वो पूरे शहर के सामने आवारा समझकर मेरा कॉलर खींचेगा। मतलब वो बहुत कुछ किया है उसने, और अभी भी कि कोई पता नहीं है इस बात का कि वो और कुछ भी कर सकता है। द क्राउड्स हैड डिस्पर्स्ड। भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई। बट फॉर द ग्रीन आर्चेज which still stood as they were erected, Casterbridge life had resumed its ordinary shape। लेकिन वो हरे मेहराब जो अभी भी वैसे ही खड़े थे जैसे वो बनाए गए थे,
उन जगहों पर अब कैस्टरविच का जो सामान्य जीवन है वो फिर से शुरू हो गया, फिर से अपने सामान्य आकार में आने लग गया। मतलब लोग दोबारा से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लग गए थे। Henchard went down Corn Street till he came to Fireface's house, where he knocked and left a message that he would be glad to see his employer at the granaries as soon as he conveniently conveniently could come there. हैंचर्ड कॉर्न स्ट्रीट से नीचे चला गया, और जब तक कि वो फायरफ्री के घर नहीं पहुंच गया, जहां पर उसने घर पे नॉक किया, दस्तक दी है और एक संदेश छोड़ा है कि वो अपने एम्प्लॉयर को, उसको नौकरी देने वाले व्यक्ति को अन्न भंडार में देखकर काफी खुश होगा, जैसे कि वो वहां पे अधिकतर सुविधाजनक रूप से आता भी है। कन्वीनियंटली का मतलब सुविधाजनक रूप से। हैविंग डन दिस ही प्रोसीडेड राउंड टू द बैक एंड एंटर्ड द यार्ड। और ऐसा करने के बाद वो पीछे की ओर चला गया और उसने यार्ड में प्रवेश किया। नो बडी वॉज प्रेजेंट, फॉर एज ही हैड बीन अवेयर the laborers and carters were enjoying a half holiday on account of the event of the morning, though the carters would have to return for a short time later on to feed and litter down the horses. He had reached the granary steps and was about to ascend when he said to himself aloud, I am stronger than he. उसके बाद जब वो यार्ड में आ गया है तो उसने देखा है कि यार्ड में कोई मौजूद था नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि सुबह की जो घटनाएं हुई हैं, मतलब वो शाही व्यक्ति आया था, उस घटनाओं की वजह से मजदूर और वो गाड़ी वाले आधे दिन की छुट्टी मना रहे थे। हालांकि वो जो गाड़ी वाले हैं उन लोगों को घोड़ों को चारा खिलाने और चारा डालने के लिए थोड़ी देर बाद वापस आना था। इसके बाद वो अनाज के गोदाम की सीढ़ियों तक पहुंच गया, और जब वो चढ़ने ही वाला था तब उसने खुद से ऊंची आवाज में कहा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, आई एम स्ट्रोंगर देन ही। Henchard returned to a shed where he selected a short piece of rope from several pieces that were lying about. Hitching one end to a nail, he took the other in his right hand and turned himself bodily round, while keeping his arm against his side. By the contrivance he pinioned the arm effectively. He now went up the ladders to the top floor of the corn stores. इसके बाद हैंचर्ड जो है वो शेड में वापस आया, जहां उसने कई जगहों पर पड़ी रस्सियों में से एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। उसने इसके एक सिरे को किससे बांध दिया है? नेल से बांध दिया है। वहां पे एक खूंटा है, उस खूंटे से बांध दिया है, और दूसरे सिरे को अपने राइट हैंड में लिया, अपने शरीर को घुमाया, और इस दौरान उसने अपनी जो बाह है, अपना जो हाथ है, उसे अपनी कमर पे टिकाए रखा, और इस तरीके से उसने अपने हाथ को काफी प्रभावी ढंग से बांध लिया, एकदम मजबूती से बांध लिया। और उसके बाद वो सीढ़ियों से, जो कॉर्न स्टोर है, मक्के का स्टोर है, उसके टॉप फ्लोर पे, उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पे चला गया है। It was empty except of a few sacks, and at the further end was the door often mentioned, opening under the cathedral and chain that hoisted the sacks. तो ये जो जगह है, ये जो शेड है, यहाँ पर कुछ ही बोरियां पड़ी हुई थी, कुछ सैक्स पड़े हुए थे। इसके अलावा ये पूरा खाली था, और आगे के छोर के ऊपर वो दरवाज़ा था जिसका कि अक्सर जिक्र किया जाता था, जो कैथेड और बोरियों को उठाने वाली चेन के नीचे खुलता था। कैथेड क्या होता है? कैथेड तो आपने शायद पढ़ा भी होगा, किसी अपने रस्टिक नोवेल को पढ़ा होगा तो, या फिर जो हमारी पुरानी किताबें हैं एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की, उसमें भी इसका जिक्र आता है। कैथेड होता है एक छोटा सा लंगर टाइप का, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे किसी सामान को पहुंचाने के लिए, किसी हैवी सामान को पहुंचाने के लिए ऊपर से नीचे एक चेन डाल देते हैं, नीचे वाला उस चेन में सामान को अटका देता है और फिर उस सामान को ऊपर खींच लिया जाता है। तो एक तरह का छोटा लंगर इसको बोलते हैं कैथेड। ठीक है, तो उस तरह के कैथेड के पास में, और बोरियो को उठाने वाली चेन के नीचे जो दरवाजा था ना, उसके पास में वो यहाँ पे आ गया था। कौन? माइकल हैंचर्ड। ही फिक्स्ड द डोर ओपन एंड लुक्ड ओवर द सिल। उसने जो दरवाजा है उसको ओपन किया है और फिर सिल के ऊपर नजर डाली है। देयर वॉज ए डेप्थ ऑफ 30 or 40 feet टू द ग्राउंड। तो उस जगह से, उस सिल से, सिल बोले तो छत का ऊपरी किनारे वाला हिस्सा, उस सिर के पास से देखने पर नीचे लगभग 30 या 40 फीट की गहराई थी ग्राउंड तक में।
जमीन तक, लगभग 30-40 फीट ऊपर था वो जमीन से। Here was the spot on which he had been standing with Farfrae when Elizabeth Jane had seen him lift his arm with many misgivings as to what the movement portended। और ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां पर वो फारफ्रे के साथ खड़ा हुआ था जब एलिजाबेथ जेन ने उसे अपना हाथ उठाते हुए देखा था, इस हरकत के बारे में कई आशंकाओं के साथ में। ठीक है। He retired a few steps into the loft and waited. From this elevated perch, his eyes could sweep the roofs round about, the upper parts of the luxurious chestnut trees, now delicate in leaves of a week's age, and the drooping boughs of the limes, Farfrae's garden and the garden door leading therefrom। वो उस अटारी में, उस जगह में, उस कक्ष में कुछ कदम पीछे हट गया और फिर वेट करने लगा। इस ऊंचे स्थान से उसकी आंखें जो हैं वो चारों ओर की छतों पर और वो शानदार चेस्टनट के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर, जो कि एक हफ्ते के समय की वजह से काफी नाजुक हो गए थे, उनकी पत्तियां काफी नाजुक हो गई थी। और वो उस लाइन में उन पेड़ों की झुकी हुई शाखाओं को देख सकता था। और साथ ही साथ किसको देख सकता था? फायर का जो गार्डन था, उस गार्डन को, और वहां से दिखने वाले उस ग्रीन कलर के दरवाजे को देख सकता था। देखिए, इस नोवेल में कई बार जिक्र आया फायर के घर का, जो कि कभी हैंचर्ड का घर था। उसका मेन डोर कैसा है? ग्रीन कलर का है। ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछ लेगा तो आपको इसको याद रखना है। तो वो इस जगह पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ से अपने आसपास छतों को, चेस्टनट के पेड़ों को, उनकी नाजुक पत्तियों को, उनकी झुकी हुई शाखाओं को, फायर के घर के गार्डन को और उस ग्रीन डोर को देख सकता था। इन कोर्स ऑफ टाइम ही कुड नॉट से हाउ लॉन्ग दैट ग्रीन डोर ओपनड एंड फायर केम थ्रू। समय बीतने के साथ ही कह नहीं सकते कि कितना समय बीता, कि कब तक उसके बाद में वो हरा दरवाजा खुला और फायर जो है वो अंदर आया। ही वॉज ड्रेस्ड एज इफ फॉर ए जर्नी। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कि वो किसी यात्रा के लिए जा रहा हो। द लो लाइट ऑफ द नियरिंग इवनिंग, उस शाम की जो मंद रोशनी है, कॉट हिज हेड एंड फेस, वो उसके सर पे और उसके चेहरे पे पड़ रही थी। व्हेन ही इमर्ज्ड फ्रॉम द शेडो ऑफ द वॉल, कब कब पड़ रही थी वो रोशनी? जब वो दीवार की छाया से बाहर निकल के आया। वार्मिंग देम टू अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ फ्लेम कलर, और उसका रंग जो है वो आग की तरह रेड हो गया, लाल हो गया। हेंचर्ड वॉच्ड हिम विद हिज माउथ firmly set, the squareness of his jaw and the verticality of his profile being unduly marked। हेंचर ने उसे मुंह में मजबूती से दबाए हुए देखा, मतलब दांत पीसते हुए देखा है हेंचर ने उसको। उसके जबड़े का चौकोरपन और उसके चेहरे का जो वर्टिकल शेप है, लंबा शेप है, वो बेवजह थी परंतु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। Farfrae came on with one hand in his pocket and humming a tune in a way which told that the words were most in his mind। Farfrae एक जेब में हाथ डाले हुए आया और एक धुन गुनगुनाते हुए चल रहा था वो। और ये कौन से शब्द थे, कौन सी धुन थी जो कि उसके दिमाग में सबसे ज्यादा थे? They were those of the song he had sung when he arrived years before at the Three Mariners, a poor young man adventuring for life and fortune, and scarcely knowing whitherward। तो ये शब्द उस गीत के थे जो उसने कई साल पहले थ्री मरीनर्स इन में आने पर गाया था। एक गरीब युवक जो कि जीवन की और भाग्य की तलाश में था, जो कि मुश्किल से ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। और कौन से हैं वो शब्द, कौन से दोहराए हैं उसने वो शब्द? एंड हियर इज अ हैंड माय ट्रस्टी फियर एंड गाइज अ हैंड ओ दाइन। क्या मतलब है इसका? कि यहाँ एक हाथ है मेरे सामने, एक भरोसेमंद साथी, और तुम्हारा वो हाथ जो भरोसेमंद साथी है, तुम्हारा वो हाथ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नथिंग मूव्ड हैंचर्ड लाइक एन ओल्ड मेलोडी। हैंचर्ड को किसी पुराने गाने से ज्यादा कुछ भी चीज नहीं हिला सकती थी, नहीं मूव कर सकती थी, नहीं क्या किया कर सकती थी, भावुक कर सकती थी। ही सैंक बैक, वो पीछे हट गया। मतलब ये जो लाइन थी ना, उसने सुनी है डोनाल्ड के मुंह से, इस लाइन से वो काफी प्रभावित हुआ है और वो पीछे हट गया। नो आई कांट डू इट, ही गैस्प्ड। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, उसने हांफते हुए कहा। वाई डज द इन्फर्नल फूल बिगिन दैट नाउ, आखिर
ये नरक का जो मूर्ख है, इन्फर्नल फूल मतलब ये नरक से आया हुआ मूर्ख, इसने ऐसा अब क्यों करना शुरू किया है, मतलब इसने आखिर ये गाना क्यों गाया है। मैंने बड़ी मुश्किल से मन बनाया था, अब इसने ये गाना गा दिया। At length Farfrae was silent, and Henchard looked out of the loft door. Will you come up here? He said. आखिर और थोड़ी देर बाद फारफे जो है वो चुप हो गया, मतलब फारफे ने अपना गाना बंद कर दिया। हैंचर्ड ने उस जगह पर, उस अटारी के बाहर दरवाजे की ओर देखा है और उसने कहा है फारफे से ऊपर से ही कि क्या तुम ऊपर आ जाओगे। आई मैन सेड फारफ्रे, हाँ यार, फारफ्रे ने कहा। आई कुडंट सी यू, व्हाट्स रॉन्ग, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, क्या बात हो गई। अ मिनट लेटर हैंचर्ड हर्ड हिज फीट ऑन द लोएस्ट लैडर, और 1 मिनट बाद ही हैंचर्ड ने सबसे निचली सीढ़ी पर उसके पैरों की आवाज सुनी। ही हर्ड हिम लैंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, उसने फिर उसको पहली मंजिल पर आते हुए सुना। ascend द लैंड ऑन द सेकंड, उसके बाद दूसरी मंजिल पर। बीइंग इन द ascent टू द थर्ड, और उसके बाद तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए सुना। एंड देन हिज हेड रोज थ्रू द ट्रैप बिहाइंड, और फिर उसका जो सिर है वो उस ट्रैप से ऊपर उठा। वट आर यू डूइंग अप हेयर एट दिस टाइम, ही आस्क्ड कमिंग फॉरवर्ड, उसने आगे आते हुए पूछा कि आखिर तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। वाई डिडंट यू टेक योर हॉलीडे लाइक द रेस्ट ऑफ द मैन, तुमने बाकी लोगों की तरह अपनी छुट्टी क्यों नहीं ली। He spoke in a tone which had just severity enough in it to show that he remembered the untoward event in the forenoon and his conviction that Hanchard had been drinking. और उसने ऐसी आवाज में बात की जिसमें इतनी गंभीरता थी कि उसे सुबह की वो बेकार घटना याद थी, और उसका यह विश्वास कि हैंचर्ड ने शराब पी रखी थी, ये बात उसको याद थी। इस तरह की टोन में डोनाल्ड ने बात की है। Henchard said nothing, but going back he closed the stair hatchway and stamped upon it so that it went tight into its frame. He next turned to the wondering young man, who by this time observed that one of Henchard's arms was bound to his side. हैंचर्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वापस जाकर उसने सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर पैर रखा। किसके ऊपर, उस ट्रैप के ऊपर, वो जो फ्रेम था उसके ऊपर। वो उस फ्रेम में कस के फिट हो गया, उस रस्सी के फ्रेम में कस के फिट हो गया। और फिर वो उस आश्चर्यचकित युवक की ओर मुड़ा जिसने अब तक देखा था कि हेंचर्ड का जो एक हाथ है वो रस्सी से बंधा हुआ है, एक बगल से बंधा हुआ है। डोनाल्ड ने देख लिया था कि हेंचर्ड का एक हाथ रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैप हेंचर्ड ने बिछाया था डोनाल्ड के लिए, वो उस ट्रैप को अब एग्जीक्यूट करने वाला है। इसलिए हेंचर्ड ने खुद की सुरक्षा के लिए अपने आप को उस रस्सी के फ्रेम में फिट कर लिया है। अब ये सब प्रैक्टिकली कैसे होगा ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ सेड हैंचर्ड क्वाइटली, वी स्टैंड फेस टू फेस, मैन टू मैन। और अब हैंचर्ड ने शांति से कहा कि हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। योर मनी एंड योर फाइन वाइफ नो लॉन्गर लिफ्ट दी अबव मी, एंड दे डिड बट नाउ, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपने आप को मुझसे ऊपर नहीं रखते हैं। एज दे डिड बट नाउ, जैसा कि वो पहले रखा करते थे। एंड माई पॉवर्टी डज नॉट प्रेस मी डाउन, और मेरी जो गरीबी है वो मुझे नीचे की ओर नहीं ले जाती है, मुझे दबाती नहीं है। मतलब क्या सेंस है इस बात का कि भले ही तुम्हारे पास पैसा और एक अच्छी पत्नी हो, लेकिन तुम अब भी मेरे से ऊपर नहीं हो। मेरी गरीबी जो है ना वो मेरा अपमान नहीं करती है, वो मुझे दबा नहीं सकती है। वट डज इट ऑल मीन, आस्क्ड फारफे सिंपली, इन सब का क्या मतलब है, फारफे ने सरलता से पूछा। Wait a bit, my lad. You should have thought twice before you affronted to extremes a man who had nothing to lose. थोड़ा रुको मेरे दोस्त, तुमने एक ऐसे आदमी का अपमान करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। I have stood your rivalry, which wounded me, and your snubbing, which humbled me, but your hustling, that disgraced me, I won't stand. मैंने तुम्हारी प्रतिद्वंदिता को सहन किया जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी अवहेलना को मैंने सहन किया जिसने मुझे क्या किया है, स्नब किया है, झकझोर दिया है। बट योर हसलिंग, लेकिन तुम्हारी वो धौंस जिसने मुझे अपमानित किया, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फारफे वॉर्म्ड ए लिटिल एट दिस,
You had no business there, he said. इस बात पे फायरफ्लाई थोड़ा गर्म हो गया और उसने कहा कि तुम्हारा वहां पर कोई काम नहीं था. As much as anyone among you. What you forward stripling tell a man of my age he had no business there? The anger vein swelled in his forehead as he spoke. तुम में से किसी को भी, क्या तुम बिगड़े नौजवान, तुम में से कोई भी मेरी उम्र के आदमी से ऐसा कहेगा कि मेरा वहां कोई काम नहीं है? मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की एक मेरी उम्र के व्यक्ति से कि मेरा वहां पर कोई काम नहीं है? और ये बोलते समय उसके माथे पर जो गुस्से की नसें हैं वो उभर आई. यू इंसल्टेड रॉयल्टी हैंचर्ड एंड इट वॉज माई ड्यूटी एज द चीफ मैजिस्ट्रेट टू स्टॉप यू. तुमने राजसी सत्ता का शाही व्यक्ति का अपमान किया हैंचर्ड, और मुख्य मजिस्ट्रेट के रूप में मेरा ये कर्तव्य था कि मैं तुम्हें रोकूं. रॉयल्टी बी डैम्ड सेड हैंचर्ड. भाड़ में जाए ये राजसी सत्ता, भाड़ में जाए वो शाही आदमी. आई एम एज रॉयल एज यू कम टू दैट. मैं भी उतना ही वफादार हूँ जितने की तुम हो, इस बात पे आओ. आई एम नॉट हेयर टू आर्ग्यू. वेट टिल यू कूल डाउन, वेट टिल यू कूल एंड यू विल सी थिंग्स द सेम वे एज आई डू. मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ. रुको, इंतजार करो जब तक कि तुम शांत ना हो जाओ. तुम्हें तब तक वेट करना चाहिए जब तक तुम शांत ना हो जाओ, और फिर तुम चीजों को उसी तरह देखोगे जैसे कि मैं देखता हूँ. यू मे बी द वन टू कूल फर्स्ट, सेड हैंचर्ड ग्रिमली. शायद तुम ही सबसे पहले ठंडे हो जाओ, हैंचर्ड ने गंभीरता से कहा. नाउ दिस इज द केस. तो अब मामला यही है. हेयर बी वी इन दिस फोर स्क्वायर लॉफ्ट टू फिनिश आउट दैट लिटिल वेसल यू बिगेन दिस मॉर्निंग. अब हम यहाँ हैं इस वर्गाकार जगह पर, लॉफ्ट पर, छत पर या मचान पर, इस वर्गाकार मचान पर, और उस छोटी सी कुश्ती को खत्म करने के लिए जो कि तुमने आज सुबह शुरू की थी. देयर इज द डोर 40 फुट अबव ग्राउंड. ये दरवाजा है जमीन से 40 फीट ऊपर. वन ऑफ अस टू पुट्स द अदर आउट बाय दैट डोर. द मास्टर स्टेज इनसाइड. हम दोनों में से एक जना ही उस दरवाजे से बाहर जाएगा और जो मालिक है वो अंदर रहेगा. मतलब एक जना नीचे फेंक दिया जाएगा और जो मालिक है वो ही अंदर रहेगा, ताकतवर ही अंदर रहेगा. इफ ही लाइक्स he may go down afterwards and give the alarm that the other has fallen out by accident, or he may tell the truth, that's his business. और अगर जो बचेगा आदमी, जो मास्टर होगा, जो बचेगा, वो चाहे तो बाद में नीचे जाकर सबको बता सकता है कि दूसरा व्यक्ति गलती से बाहर गिर गया है, या फिर वो चाहे तो सच भी बोल सकता है. ये उसका अपना काम है. As the strongest man, I have tied one arm to take no advantage of thee. Do you understand? Then here is at thee. तो सबसे मजबूत आदमी होने के नाते मैंने अपना एक हाथ बांध दिया है ताकि उसका कोई फायदा ना हो. क्या तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, तुम यहीं पे रहो, तुम मेरे सामने ही तो, तुम समझ तो रहे हो. मतलब वो इस बात को कह रहा है कि मैं एक हाथ से लड़ूंगा और तुम अपने दोनों हाथ से लड़ो, क्योंकि मैं सबसे मजबूत आदमी हूँ. इसलिए मैंने अपना एक हाथ बांध दिया है ताकि तुमको ऐसा लगे कि ये जो लड़ाई हो रही है हमारे बीच की, ये एक बराबरी की लड़ाई है. There was no time for Firefly to do aught but one thing, to close with Henchard, for the latter had come on at once. फायरफ्लाई के पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं था सिवाय एक काम के कि वो हैंचर्ड के साथ मुकाबला खत्म करे, क्योंकि हैंचर्ड जो है वो तुरंत ही आ गया था. इट वॉज ए रेसलिंग मैच, द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच बीइंग टू गिव हिज एंटागोनिस्ट अ फॉल बैक. ये एक कुश्ती का मुकाबला था जिसमें हर किसी का उद्देश्य अपने एंटागोनिस्ट को, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दुश्मन को पीछे धकेलना था, नीचे गिराना था. एंड ऑन हैंचर्ड्स पार्ट अनक्वेश्चनेबली दैट इट शुड बी थ्रू द डोर. और हैंचर्ड की ओर से निस्संदेह रूप से ये दरवाजे के माध्यम से होना चाहिए था. At the outset, Henchard's hold by his only free hand, the right was on the left side of Firefly's collar, which he firmly grappled, the latter holding Henchard by his collar with the contrary hand. शुरुआत में हैंचर्ड ने अपने अकेले खुले हाथ, दाएं हाथ से फायरफ्लाई के कॉलर को बाईं ओर से पकड़ रखा था. ठीक है, और इस कॉलर को उसने काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि उसके अपोजिट हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से, जो
डोनाल्ड है उसने हैंचर्ड के कॉलर को पकड़ रखा था। With his right, he endeavored to get hold of his antagonist's left arm, which, however, he could not do. So adroitly did Henchard keep it in the rear as he gazed upon the lowered eyes of his fair and slim antagonist. अपने दाएं हाथ से उसने अपने प्रतिद्वंदी के बाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश की, हालांकि वो ऐसा नहीं कर सका। कौन? डोनाल्ड। हैंचर्ड ने अपने बाएं हाथ को इतनी कुशलता से उसके पीछे रखा था कि वो अपने उस गोरे फेयर कलर के और पतले दुबले प्रतिद्वंदी की झुकी हुई आंखों को देख सकता था। हैंचर्ड planted the first toe forward, Firefly crossing him with his, and thus far the struggle had very much the appearance of the ordinary wrestling of those parts. हैंचर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया और फायरफ्रे ने भी अपने पैर से उसे क्रॉस किया, और अब ये संघर्ष उनके अंगों की सामान्य कुश्ती जैसा ही लग रहा था। Several minutes were passed by them in this attitude, the pair rocking and writhing like trees in a gale, both preserving an absolute silence. तो काफी देर तक वो इसी पोजीशन में टिके रहे, दोनों हवा में पेड़ों की तरह हिलते डुलते रहे और अकड़ते रहे। दोनों ने पूरी तरीके से चुप्पी बनाए रखी। बाय दिस टाइम देयर ब्रीदिंग कुड बी हर्ड, इस समय तक उनकी सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। देन फायरफ्री ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द अदर साइड ऑफ हैंचर्ड्स कॉलर, which was resisted by the larger man exerting all his force in a wrenching movement, and this part of the struggle ended by his force in forcing Firefly down on his knees by sheer pressure of one of his muscular arms. उसके बाद में फायरफ्रे ने हैंचर्ड के कॉलर के दूसरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश की, जिसका कि उस बड़े आदमी ने, हैंचर्ड ने, अपनी पूरी ताकत के साथ में विरोध किया, और उनकी लड़ाई के इस हिस्से में फायरफ्रे को अपने एक दमदार हाथ के दबाव से हैंचर्ड को घुटनों के बल गिराने में ये इंसिडेंट समाप्त हुआ है। मतलब फायरफ्रे को एक ही हाथ से हैंचर्ड ने घुटनों के बल बैठा दिया है। हैम्पर्ड एज ही वॉज, however he could not keep him there, and Firefly finding his feet again, the struggle proceeded as before. हालांकि वो खुद को रोक नहीं पाया और फायरफ्ले ने अपने पैरों को फिर से संघर्ष में आगे की तरफ बढ़ता हुआ पाया। By a whirl, Henchard brought Donald dangerously near the precipice. हैंचर्ड ने एक चक्कर लगाकर डोनाल्ड को खतरनाक तरीके से कहाँ पहुंचा दिया है? उस निचले हिस्से के पास या खाई के पास पहुंचा दिया, उस 40 फीट जो गहराई है उसके किनारे पे जाकर खड़ा कर दिया है। सीइंग हिज पोजीशन, द स्कॉचमैन फॉर द फर्स्ट टाइम लॉक्ड हिमसेल्फ टू हिज एडवर्सरी, and all the efforts of that infuriated Prince of Darkness, as he might have been called from his appearance just now, were inadequate to lift or loosen Firefly for a टाइम। उसकी स्थिति को देखकर उस स्कॉचमैन ने पहली बार खुद को अपने विरोधी से जकड़ लिया। मतलब वो होता है ना कि जब गिरने वाला है, मरने वाला है, तो उसी के चिपट गया। तो जो फायरफ्ले है वो हैंचर्ड के चिपट गया। उसने गुस्से से भरे हुए अंधेरे के अंदर, मतलब एक अंधेरे के अंदर गुस्से से भरे हुए राजकुमार के जैसे सभी प्रयास किए, जैसा कि अभी अभी उसने अपनी उपस्थिति में किए थे। और कुछ समय के लिए फायरफ्ले को उठाने या ढीला करने के लिए ये जो प्रयास थे, ये काफी अपर्याप्त थे हैंचर्ड के द्वारा। और आखिर एक असाधारण प्रयास से वो सफल हो गया। कौन? हैंचर्ड। हालांकि तब तक नहीं जब तक वो घातक दरवाजे से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। मतलब वो फायरफ्ले जो है वो हैंचर्ड के ही चिपट गया है, ठीक है, लेकिन कोशिश कौन कर रहा है? उसको दूर हटाने की हैंचर्ड कोशिश कर रहा है उसको। लेकिन फिर भी काफी देर तक ये सब चलता रहा है, और आखिरकार वो कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। जो हैंचर्ड है वो अभी भी कोशिश में लगा हुआ है कि वो फायरफ्ले को अपने से दूर कर सके। और बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ही सक्सीडेड एट लास्ट, आके बहुत मेहनत करने के बाद जो फायरफ्ले है वो सक्सेस भी हो गया है। दो नॉट अंटिल दे हैड गॉट फायर बैक अगेन फ्रॉम द फैटर डोर, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो उस घातक दरवाजे से, वो जो दरवाजा है ना जहाँ से एक इंसान को गिराना था, उस दरवाजे से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। In doing so, Henchard contrived to turn Firefly a complete somersault, और ऐसा करने में हैंचर्ड ने फायरफ्ले को पूरी तरीके से पलटने की कोशिश की। Had Henchard's other arm been free, it would have been all over with Firefly then. अगर हैंचर्ड का दूसरा हाथ भी खुला होता ना, तो अब तक फायरफ्ले की मौत के साथ ये सब खत्म हो चुका होता।
but again he regained his feet, wrenching Henchard's arm considerably and causing him sharp pain, as could be seen from the twitching of his face. लेकिन उसने फिर से अपने पैरों को मजबूती से खड़ा किया, जिससे हैंचर्ड का हाथ काफी मुड़ गया। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, जैसा कि उसके चेहरे की हरकतों से देखा जा सकता था। He instantly delivered the younger man an annihilating turn by the left fore hip as it used to be expressed, and following up his advantage thrust him towards the door, never loosening his hold till Farfrae's fair head was hanging over the window sill and his arm dangling down outside the wall. और उसके बाद जो हैंचर्ड है, उसने तुरंत ही उस युवा व्यक्ति को, हैंचर्ड ने डोनाल्ड को अपने बाएं कूल्हे से, अपने बाएं हिप से एक दमदार प्रेशर दिया है, एक विनाशकारी तरीके से मोड़ दिया है, जैसा कि पहले कहा जाता था। और उसने अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए डोनाल्ड फार्फे को दरवाजे की ओर धकेल दिया, और अब उसकी पकड़ भी ढीली नहीं है, और हैंचर्ड जो है उसका सुंदर सिर उस खिड़की की चौखट से बाहर लटक गया, और उसके हाथ भी दीवार से बाहर लटक गए हैं। मतलब अब फारफ्रे सबसे असहाय स्थिति में है, सिर्फ उसके पैर ही हैं जो कि कहाँ टिके हुए हैं, उस छत पे टिके हुए हैं, और वो टेढ़ा हो रखा है। उसका सिर और उसके हाथ दोनों हवा में लटक रहे हैं। ठीक है, आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा होगा, जो डेकर्ड शो है वो करता है इस तरह का इंसिडेंट। स्टार्टिंग में ही जो विलन होता है उसको रस्सी से बांध देता है, गले में रस्सी डाल के, और वो हवा में लटका हुआ होता है, सर और उसके हाथ। तो इस तरह का ही एक सीन यहाँ पर बन चुका है। डोनाल्ड टेढ़ा है छत के ऊपर, पैर उसके छत पर टिके हुए हैं और सर और हाथ उसके हवा में हैं। Now, said Henchard between his gasps, this is the end of what you began this morning. Your life is in my hands. और अब हैंचर्ड ने हाँफते हुए कहा कि आज सुबह जो तुमने शुरू किया था, अब उसका ये अंत है। उसका अंत हुआ नहीं है अभी, यही उसका अंत है, और अब जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे हाथों में है। Then take it, said Farfre. You have wished too long enough. ठीक है, तो फिर ले लो मेरी जिंदगी को। फारफे ने कहा, तुम लंबे समय से यही तो चाहते हो। हैंचर्ड looked down upon him in silence and their eyes met. हैंचर्ड ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उनकी आंखें मिल गई। ओ फारफे, दैट इज नॉट ट्रू, ही सेड बिटरली। अरे फारफे, ये सच नहीं है, उसने कड़वाहट से कहा। गॉड इज माई विटनेस दैट नो मैन एवर लव्ड अनदर एज आई डिड दी एट वन टाइम, एंड नाउ दो आई केम हेयर टू किल दी, आई कैन नॉट हर्ट दी। भगवान गवाह है, ऊपर वाला गवाह है इस बात का, कि जितना मैंने तुमसे प्यार किया है ना, उतना किसी भी इंसान ने दूसरे इंसान से नहीं किया होगा। और अब देखो परिस्थितियां कैसी आ गई हैं कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। गो एंड गिव मी इन चार्ज, डू वॉट यू विल, आई केयर नथिंग फॉर वॉट कम्स ऑफ मी। अब जाओ, मुझे मेरा काम सौंप दो, और जो तुम करना चाहते हो वो करो, मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। He withdrew to the back part of the loft, loosened his arm, and flung himself in a corner upon some sacks in the abandonment of remorse. उसके बाद में उसे डोनाल्ड को वापस खींच करके वो उस छत के पिछले हिस्से में चला गया, अपनी बाह को ढीला किया और पश्चाताप की भावना में खुद को एक कोने में कुछ बोरियों के ऊपर पटक दिया, मतलब वहीं पड़ गया पश्चाताप की भावना में। फारफ्रे रिगार्डेड हिम इन साइलेंस, फारफ्रे ने उसे चुपचाप देखा। देन वेंट टू द हैच एंड डिसेंडेड थ्रू इट, उसके बाद वो हैच के पास गया और नीचे उतर गया। हैंचर्ड वुड फेन हैव रिकॉर्ड हिम, बट हिज टंग फेल्ड इन इट्स टास्क एंड द यंग मैन्स स्टेप डाइड ऑन हिज ईयर। हैंचर्ड उसे वापस बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ अपने काम में विफल हो गई, और युवक के जो कदम है उनकी आवाज धीरे धीरे उसके कानों पर से डाइड हो गई, मर गई। मतलब वो युवक दूर चला गया, उसके कानों में से उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर डाई हो गई, मतलब मर गई, मतलब वो चला जा चुका है दूर, डोनाल्ड जो है। Henchard took his full measure of shame
and self-reproach. The scenes of his first acquaintance with Firefly rushed back upon him, that time when the curious mixture of romance and thrift in the young man's composition so commanded in his heart that Firefly could play upon him as an instrument. हैंचर ने शर्म और आत्मग्लानि का पूरा सम्मान किया, पूरा सामना किया, मीजर किया है ना, सामना किया है पूरी शर्मिंदगी का। और सेल्फ रिप्रोच मतलब आत्मग्लानि। दस और उस समय फारफे के साथ अपना जो उसका परिचय था, उस परिचय के उस प्रेम व्यवहार के जो दृश्य हैं उसे याद आ गए। और वो कौन से समय थे जब याद आया था? जब वो आदमी डोनाल्ड फारफे और जो हेंचड़ है उन दोनों के बीच का रोमांस है। रोमांस से मतलब चुम्मा चाटी नहीं है यहाँ पे। रोमांस से मतलब उन दोनों के बीच का प्रेम से भरा हुआ व्यवहार और मितव्ययिता का एक शानदार मिश्रण जो हेंचड़ है उसके दिल पर इस कदर हावी हो गया था कि जो फायरफ्रे है वो उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बजा सकता था। मतलब हेंचड़ एक समय पर फायरफ्रे पर इतना विश्वास करने लग गया था, इतना उसको चाहने लग गया था कि जो डोनाल्ड है वो जैसे चाहे हेंचड़ को वैसे कंट्रोल कर सकता था। So thoroughly subdued was he that he remained on the sex in a crouching attitude unusual for a man and for such a man. वो इतना शांत था कि वो उन बोरों के ऊपर एक झुकी हुई मुद्रा में बैठा रहा, जो कि एक आदमी के लिए और विशेष तौर पर ऐसे आदमी के लिए काफी असामान्य था। Its womanliness sat tragically on the figure of so stern a piece of virility. उसका जो नारित्व था, मतलब उसका हृदय इतना नरम हो गया है कि उसको नारी की संज्ञा दे दी गई है यहाँ पे। उसका नारित्व इतनी कठोर मर्दाना आकृति पर दुखद रूप से बैठी हुई थी। मतलब जो कि हैंचड़ एक लंबा चौड़ा गबरू जवान मर्द है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कोमल भावनाएं उमड़ आई हैं, उसके अंदर की भावनाएं इतनी कोमल हो गई हैं कि उसको किसका रूप दिया गया है? नारित्व का, वुमेनलीनेस, महिलाओं के जैसी भावनाओं का एहसास दिया गया है उसको। ठीक है। He heard a conversation below, the opening of the coach house door, and the putting on in of a horse, but took no notice. उसने नीचे की थोड़ी सी आवाज सुनी, बातचीत सुनी, कोच हाउस का दरवाजा खुला और एक घोड़े को उतारा गया है, लेकिन उसने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई नोटिस नहीं दिया है। Here he stayed till the thin shades thickened to opaque obscurity and the loft door became an oblong of grey light, the only visible shape around. तो वो तब तक यहीं रहा जब तक कि जो मौसम है वो धुंधला नहीं हो गया और उस अटारी का दरवाजा एक रोशनी में केवल आयताकार शेप बनकर नहीं रह गया, जो कि उसके चारों ओर दिखाई देने वाली एकमात्र आकृति थी। At length he arose, shook the dust from his clothes wearily, felt his way to the hatch, and gropingly descended the steps till he stood in the yard. आखिरकार वो उठा, थका हुआ। उसने अपने कपड़ों पे से धूल को झाड़ा और उसके बाद हैच तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता हुआ, मतलब उस जगह तक जहां से नीचे रास्ता जाता है, उस हैच तक पहुंचने, क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना, तो उस हैच तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता हुआ वो टटोलता हुआ सीढ़ियां उतर गया, जब तक कि वो आंगन में नहीं पहुंच गया। अंधेरा हो चुका है तो काफी मुश्किल से वो उस हैच तक पहुंचा है जहां से रास्ता नीचे की ओर जाता है, और फिर एक एक करके धीरे धीरे करके टटोल टटोल के सीढ़ियों से नीचे उतरा है। He thought highly of me once, he murmured. Now he will hate me and despise me forever. वो एक समय में मेरे बारे में बहुत सोचता था, उसने धीरे से कहा। कौन सोचता था? डोनाल्ड सोचता था। हैंचर्ड सोच रहा है इस बात को कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब डोनाल्ड मेरे लिए बहुत सोचता था। अब वो मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगा और मुझसे क्या करेगा? डिस्पाइज करेगा, मुझे तुच्छ समझेगा। He became possessed by an overpowering wish to see Farfrey again that night, and by some desperate pleading to attend the well nigh impossible task of whining pardon for his late mad attack. उस रात फायरफ्रे को दोबारा देखने की एक तीव्र इच्छा ने उसे जकड़ लिया और उसने अपने पिछले पागलपन से भरे हुए हमले के लिए क्षमा मांगने के असंभव कार्य को करने के लिए विनती करने का सोचा है।
उसकी अब बहुत इच्छा, उसको इतनी ग्लानि हो रही है कि अब वो सोच रहा है कि मैं एक बार फिर से फायरफिश से मिलूं और जाकर जो मैंने ये पागलपन से भरा हुआ काम किया है ना, कि मैंने हैंचर्ड माइकल हैंचर्ड ने मैंने डोनाल्ड फायरफिश के ऊपर हमला किया था, तो इस काम के लिए मैं उसके पास जाकर क्षमा मांगूं। But as he walked towards Fireface's door, he recalled the unheeded doings in the yard while he had lain above in a sort of stupor. लेकिन जब वो फायरफेस के दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसे यार्ड में कुछ अनसुनी हरकतें याद आई। जब वो ऊपर की तरफ काफी स्तब्ध रूप से लेटा हुआ था, फायरफेस को याद आया। जब वो ऊपर कहाँ लेटा हुआ था? स्टपर में लेटा हुआ था, सॉर्ट ऑफ स्टपर। उस यार्ड में लेटा हुआ था स्तब्ध रूप से, एकदम भौचक्का, या फिर भौचक्का तो नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे थोड़ा थका हुआ लेटा हुआ था। तब का उसे एक इंसिडेंट याद आया। क्या याद आया है? कि फायरफ्रे ही रिमेम्बर्ड हैड गॉन टू द स्टेबल एंड पुट द हॉर्स इनटू द गिग। कि फायरफ्रे जो था ना, वो अस्तबल में गया था और उसने जो घोड़ा है उसको गिग में डाल दिया था। गिग मैंने आपको पहले भी बताया है, दो पहिए की चलने वाली घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है। तो उसने जो घोड़ा है उसको गिग में बांध दिया है, मतलब कहीं जाने की तैयारी में है वो। वाइल डूइंग सो विटल हैड ब्रॉट हिम अ लेटर। और ऐसा करते समय जो विटल है, एबेल विटल, उसके लिए एक लेटर लेके आया है। फायरफ्रे had then said that he would not go towards Budmouth as he had intended, that he was unexpectedly summoned to Weatherbury and meant to call at Marystoke on his way thither, that place lying but 1 or 2 miles out of his course. तो फायरफ्रे ने तब कहा था कि वो बडमौथ की ओर नहीं जाएगा। इस बात को आप याद रखना है, जो सेंटेंस आएगा ना, कि वो कहाँ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। कि ही वुड नॉट गो टुवर्ड्स बडमौथ, वो बडमौथ की तरफ नहीं जाएगा जैसा कि उसका इरादा था, जैसा कि उसका पहले प्लान था। लेकिन अब वो अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से उसे कहाँ बुलाया गया है? वेदरबरी में बुलाया गया है। अब वो बडमौथ नहीं जा रहा है। सब लोगों को क्या पता है? कि उसकी पत्नी को, या जो भी लोग हैं उन सबको पता है कि वो बडमौथ जा रहा था पहले। लेकिन अब वो बडमौथ नहीं जाएगा, अब वो वेदरबरी में जाएगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अचानक से उसका प्लान बना है वेदरबरी जाने का। उसे बुलाया गया है, वो लेटर लेके आया ना, जो एबेल विटल। एबेल विटल का आपको याद होगा, ये कौन आदमी है? ये वही आदमी है जिसको फायरफिर ने बिना पेंट के काम पे घसीट लाया था, जिसके पीछे पहला ये इंसिडेंट था फायरफ्रे का और डोनाल्ड का, जब इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था। ठीक है। तो वो अब अप्रत्याशित रूप से वेदरबरी में जाएगा एंड मीन्ड टू कॉल एट मैजिस्टॉक ऑन हिज वे दीदर, द दैट प्लेस लाइंग बट 1 or 2 miles आउट ऑफ हिज कोर्स। और वहां जाते समय वो कहाँ रुकना चाहता था? मैजिस्टॉक में रुकना चाहता था, वो स्थान जो कि उसके मार्ग से लगभग 1 या 2 मील दूर था। He must have come prepared for a journey when he first arrived in the yard, unsuspecting enmity. जब वो पहली बार उस यार्ड में पहुंचा तो वो यात्रा के लिए तैयार होकर आया होगा और उसे दुश्मनी का अंदेशा नहीं था। फायरफिक की जो इस बात को कौन सोच रहा है? हैंचर्ड सोच रहा है कि जब वो उस यार्ड में पहुंचा तो शायद उसको उस दुश्मनी का अंदेशा नहीं होगा, वो तो इस यात्रा के लिए तैयार होके आया होगा। And he must have driven off, though in a changed direction, without saying a word to anyone on what had occurred between themselves. और वो हालांकि दिशा बदलकर, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, दो इन ए चेंज डायरेक्शन, हालांकि दिशा बदलकर, जो फायरफ्रे है वो बिना किसी को कुछ बताए चला गया होगा कि उनके बीच में क्या हुआ था। It would therefore be useless to call at Firefly's house till very late. तो इसलिए अब इतनी रात को फायरफ्लाई के घर पे रुकना बेकार होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे माफी मांगूंगा उसके पास जा करके? There was no help for it but to wait till his return, though waiting was almost torture to his restless and self-accusing soul. हालांकि अब जो फायरफ्लाई के लौटने के अलावा, फायरफ्लाई का जो लौटना होगा उसका वेट करने के अलावा हैंचर्ड के पास कोई और उपाय नहीं है। हालांकि वेट करना उसकी बेचैन और ग्लानि से भरी हुई आत्मा को काफी कष्ट पहुंचा रहा था, काफी दुख पहुंचा रहा था। He walked about the streets and outskirts of the town,
lingering here and there till he reached the stone bridge of which mention has been made, an accustomed halting place with him now. वो शहर की गलियों और बाहरी इलाकों में घूमता रहा और यहाँ वहाँ रुकता रहा जब तक कि वो उस पत्थर के पुल पर नहीं पहुंच गया जिसका कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, जो अब उसके लिए एक आदतन आया जाने वाला स्थल है, एक एकस्टम्ड हॉल्टिंग प्लेस है, एक आदतन पड़ाव का स्थल है, ऐसी जगह है जहाँ पे वो अब आदतन रूप से आता है। क्योंकि हमको पता था ना इस बात का कि इस पुल के ऊपर कौन लोग आते हैं, वही लोग आते हैं जो दुखी होते हैं अपनी जिंदगी से, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो वो कहाँ पहुंच गया है, उस पत्थर के पुल पे पहुंच गया है जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। Here he spent a long time. The pearl of water throws the weirs meeting his ear, and the casterbridge lights glimmering at no great distance off. यहाँ उसने काफी समय बिताया। उसने नीचे उस नदी में उस बांध से बहते हुए पानी की जो आवाज है वो उस आवाज को सुना है, और कैस्टरब्रिज की जो रोशनी है वो काफी दूर से चमक रही है, उस रोशनी को उसने वहीं से देखा है। While leaning thus upon the parapet, his restless attention was awakened by sounds of an unaccustomed kind from the town quarter. तो इस तरह उस पैरापेट के ऊपर वो जो दीवार है पुल की, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मुंडेर जिसको हम बोलते हैं। तो उस दीवार पर, उस मुंडेर पर झुकते समय उसका उदासीन ध्यान शहर के कोने से आने वाली एक अपरिचित प्रकार की आवाजों से जाग गया। मतलब कि अब एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट होने वाला है। इस पूरी कहानी का सबसे भयानक दूसरे नंबर का ये इंसिडेंट है। पहला तो क्या था कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को बेच दिया था, और ये अब इस कहानी का दूसरा सबसे जबरदस्त इंसिडेंट होने वाला है। वो क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से उस पैरापेट पे झुकते समय उसका ध्यान जो है वो शहर से आने वाली ऐसी आवाज़ों की तरफ दौड़ा जो आवाज़ें उसके लिए अपरिचित थी, अजनबी थी। देयर वर ए confusion ऑफ rhythmical noises to which the streets added yet more confusion by encumbering them with echoes। तो ये जो आवाजें आ रही थी ना, इन आवाजों में एक रायमिकल नॉइसेस थी, मतलब एक संगीत वाली नॉइसेस थी इनमें, जिसमें सड़कों ने गूंज के साथ उन आवाजों को और भी ज्यादा क्या कर दिया था, भ्रमित कर दिया था, एनकम्बर कर दिया था। His first incurious thought that the clangor arose from the town band engaged in an attempt to round off a memorable day in a burst of evening harmony was contradicted by certain peculiarities of reverberation। अब जो हैंचर्ड है उसने ये आवाजें तो सुन ली है, लेकिन अज्ञानता से भरा हुआ उसका फर्स्ट इनक्यूरियस थॉट क्या था, अज्ञानता से भरा हुआ उसका पहला विचार क्या था कि शायद ये जो शोर है ये शहर के बैंड से उठ रहा हो, जो शाम के सुरों के धमाके के साथ एक यादगार दिन को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन प्रतिध्वनि की कुछ खासियत से भरी हुई जो धुन है उन्होंने उसके इस भ्रम को भी तोड़ दिया। पेक्यूलरिटीज ऑफ रेबरब्रेशन का मतलब होता है खासियतों के साथ में उनका खंडन कर देना, उनका भ्रम को तोड़ देना। देखिए इस पूरी लाइन का सेंस क्या है कि पहली बार जो वो आवाज़ सुनाई दी गई थी उस आवाज़ में तो हैंचड़ को ऐसा लगा कि शायद दिन में वो शाही व्यक्ति आया है और आधे दिन के लोगों को छुट्टी भी मिली है, तो शायद लोग इस दिन की छुट्टी को अब एंजॉय कर रहे हैं, शाम के समय बढ़िया एकदम आनंद मना रहे हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो प्रतिध्वनि आ रही है ना, ये शायद कुछ और ही मामला है। रेवर्बरेशन का मतलब तो प्रतिध्वनि होता है, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब खंडन करना, और पेक्यूलरिटीज का मतलब होता है खासियत। तो उसको बाद में ये समझ आया है कि शायद जो मैं समझ रहा हूँ ना ये वो नहीं है, ये दिन की खुशी का कोई जश्न नहीं है, ये कुछ और ही है। बट इन एक्सप्लिकेबिलिटी डिड नॉट राउज हिम टू मोर देन ए cursory हीड। लेकिन उस अस्पष्टता ने हैंचर्ड को उन बातों पर सरसरी तौर पर, मतलब यूं ही चलते फिरते ही ध्यान देने से ज्यादा
कुछ भी प्रभाव नहीं डाला। वो जो अस्पष्टता थी ना उसके मन में कि उसको पता नहीं है कि भैया क्या चल क्या रहा है, उस अस्पष्टता ने उसे सरसरी निगाहों से सरसरी तौर पर ध्यान देने से ज्यादा कुछ एहसास नहीं कराया। हिज सेंस ऑफ डिग्रेडेशन वॉज टू स्ट्रांग फॉर द एडमिशन ऑफ फॉरेन आइडियाज। वो जो दूसरे विचार थे फॉरेन आइडियाज थे। कौन से फॉरेन आइडियाज हैं ये? आपको इसको समझना चाहिए कि ये वो फॉरेन आइडियाज हैं जो उसके दिमाग में घूम रहे थे इन आवाजों के आने से पहले, कि वो डोनाल्ड फायरफिश से माफी मांगना चाहता है, अपनी गिरानी को दूर करना चाहता है। तो वो जो दूसरे विचार है ना फॉरेन आइडियाज, उन विचारों को स्वीकार करने के लिए उसके अपमान का जो भाव था, उसकी जो गिरानी का भाव था, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। इसलिए उसने उन आवाजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड ही leaned अगेंस्ट द पैरापेट एज बिफोर। और फिर उसके बाद में वो पहले की तरह ही उस मुंडेर के ऊपर झुक गया है, फिर से उस पैरापेट के ऊपर वो झुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपकी दिक्कतों को दूर करने का पूरा और जल्दी से जल्द प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।